हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsai.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आयनिक यौगिकों के 3 गुण लिखिए। आयनिक यौगिक, तो पहले तो समझो ये आयनिक यौगिक होते क्या हैं, तब गुण लिख पाओगे। हाँ, आयनिक यौगिक लिखा हुआ है, जब एक धातु या धन विद्युतीय तत्व एक अधातु अर्थात ऋण विद्युतीय तत्व के साथ अभिक्रिया करता है तो वे आपस में इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कर आयनिक बंध बनाते हैं तथा बनने वाला यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है। नहीं आया समझ में? कोई चिंता नहीं, आप ये देखिए समझ में आ जाएगा। सोडियम एक धातु है, एक धन विद्युतीय तत्व है। क्लोरीन एक अधातु है, ऋण विद्युतीय तत्व है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देकर Na धन आयन में बदल गया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ca ऋण आयन में बदल गया। इस प्रकार दो आयन बन गए, धन और ऋण। और ये आयन विपरीत आवेश वाले ये आयन एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और मजबूत या प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल से बन गए और एक यौगिक बन गया NaCl। तो जो NaCl बना यौगिक बना है ये इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बना है। ये जो NaCl यौगिक बना है ये धन और ऋण आयनों से मिलकर बना है, इसलिए इसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं या विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, क्योंकि इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। तो हमें समझ में आ गया कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बनते हैं, ऐसे यौगिक जो आयनों के मिलने से बनते हैं, उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। या ऐसे यौगिक जिनमें अंतर आयनिक बंध पाया जाता है, उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। चलिए हम तो 3 गुण की ओर बढ़ेंगे। ये आयनिक यौगिक हमने नमक को दिखा रखा है यहाँ पे। नमक ठोस और क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, रवे या दाने के रूप में आपके घरों में मौजूद है। इसके छोटे क्रिस्टल हैं हमारे घरों में, इसके बड़े बड़े क्रिस्टल भी बाजार में आते हैं। पहले आपने देखा होगा ट्रेन में नमक की थैलियां जाती थी, उनमें बड़े बड़े क्रिस्टल आते थे। चलिए आयनिक यौगिकों के गुण लिखना है हमें। पहला गुण है भौतिक अवस्था या भौतिक प्रकृति। तो यहाँ लिखा हुआ है, धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों के बीच दृढ़ आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। ये यौगिक प्रायः भंगुर होते हैं तथा दबाव देने पर टूट जाते हैं। अर्थात सभी आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्यों होते हैं ठोस? क्योंकि इनके आयनों के बीच प्रबल मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। इसके कारण ये आयन एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, मजबूती से जुड़ जाते हैं और ये ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं क्योंकि इनके मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा की जरूरत होती है। आसानी से नहीं पिघलते। मैं आपसे कहूं कि नमक पिघला दो, नमक एक आयनिक यौगिक है जो ठोस क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। इसको गर्म करके पिघला दो। आप कढ़ाई गर्म कर लेना, आप तवा गर्म कर लेना, उसके ऊपर नमक डाल देना, खूब गर्म करना, नमक ठोस से द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा, नहीं पिघलेगा। क्यों नहीं पिघलेगा? क्योंकि नमक का गलनांक 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इतने अधिक तापमान पे पिघलता है। तो क्यों भाई आयनिक यौगिकों के गलनांक इतने ज्यादा क्यों होते हैं? तो वही बात, क्योंकि ये आयनों से मिलकर बने हैं और इनके आयनों के बीच में प्रबल या मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बंध होता है, जिसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। आसानी से नहीं टूटता वो बंध, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये बहुत अधिक तापमान पर पिघलते हैं। घुलनशीलता। यहां लिखा है, आयनिक यौगिक प्रायः जल में विलेय तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अवलीय होते हैं। तो जितने भी आयनिक यौगिक हैं ये पानी में घुल जाते हैं। कभी आपने सोचा कि आयनिक यौगिक पानी में क्यों घुल जाता होगा? चलिए हम बता देते हैं आपको। आयनिक यौगिक में आयन होते हैं। ये देखो, ये NaCl आयनिक यौगिक है, ये इसके आयन है। और पानी को आप देखो, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। ये होता है ना, 2 हाइड्रोजन परमाणु, 1 ऑक्सीजन परमाणु। और पानी जो है H2O है, ये एक सहसंयोजी यौगिक है जो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों यहाँ साझेदारी कर रखी है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है, ऑक्सीजन की जो ऋण विद्युता है वो ज्यादा है। तो ये क्या करता है? ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। ऑक्सीजन की ऋण विद्युता चूंकि ज्यादा है, ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋण आवेश तथा हाइड्रोजनों के ऊपर आंशिक धन आवेश आ जाता है। इस प्रकार जो
पानी का अणु है H2O, ये एक हम कह देंगे ये द्विध्रुवीय यौगिक है। इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक धन और एक ऋण ध्रुव। तो पानी वास्तव में है तो एक सहसंयोजी यौगिक, लेकिन फिर भी इसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश, हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश। अब पानी क्या करता है, जब पानी में हम नमक को घोलते हैं तो जो H जिन पर आंशिक धन आवेश है, ये इस ऋण आयन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जो ऑक्सीजन जिस पर आंशिक धन आवेश है, वो विपरीत आयन सोडियम धन आयन को, ऋण आवेश है, ये सोडियम धन आयन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ये दोनों आयनों के बीच बना हुआ बंध टूट जाता है, आयन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और आयनिक यौगिक पानी में घुल जाता है। तो क्या समझ में आया कि जो पानी है H2O है वो एक सहसंयोजी यौगिक है, लेकिन ऑक्सीजन की यहाँ ऋण विद्युता ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ये जो साझे वाला इलेक्ट्रॉन है इसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे इस पर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजनों पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। अर्थात पानी एक ध्रुवीय यौगिक में बदल जाता है, जिसमें दो ध्रुव या दो सिरे होते हैं, एक ऋण सिरा और एक धन सिरा। ये ऋण और धन सिरे आयनिक यौगिकों के विपरीत आयनों को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे इनके बीच का बंध टूट जाता है और आयनिक यौगिक पानी में घुल जाते हैं। तो एक और बात समझ में आ गई हमारी कि आयनिक यौगिक जो हैं वो पानी में घुल जाते हैं। तो घुलनशीलता हमें पता चल गई, आयनिक यौगिक पानी में घुल जाते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे केरोसिन, पेट्रोल आदि में नहीं घुलते। विद्युत चालकता, तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं, तो ध्यान दीजिए, विद्युत धारा बहाने के लिए आयनों का होना बहुत जरूरी है। अगर आयन है तो विद्युत धारा बहेगी, आयन नहीं है तो विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो आयनिक यौगिकों में आयन्स होते हैं, इसलिए आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, ठोस अवस्था में, जैसे नमक यहां पे दिख रहा है आपको, ठोस अवस्था में है, ये इस ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेगा, ठोस नमक में से विद्युत धारा नहीं बहेगी। या तो इसे आप पानी में घोलें या इसे आप गर्म करके द्रव अवस्था में बदल लें, इसको पिघला लें, फिर उसमें से विद्युत धारा बहेगी। तो विद्युत चालकता के बारे में लिखा है कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों के बीच गति नहीं होती। विद्युत धारा कब बहेगी, जब आयन, धन और ऋण आयन गति करेंगे विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर। धन आन जाएगा ऋण इलेक्ट्रोड की ओर, जिसे हम कैथोड कहते हैं, और ऋण आन जाएगा धन इलेक्ट्रोड की ओर, जिसे एनोड कहते हैं। तब विद्युत परिपथ पूरा होगा और विद्युत धारा बहेगी। लेकिन ठोस जो आयनिक यौगिक होते हैं ठोस अवस्था में, इसमें आयन मजबूती से बंधे हुए रहते हैं, वे हिलडुल भी नहीं पाते, तो गति नहीं कर पाएंगे तो विद्युत धारा नहीं बहेगी। लेकिन आयनिक यौगिक द्रवित यानी पिघला लो गर्म करके एवं जल में विलय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में आयन एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, वो विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं और विद्युत धारा का संवहन करते हैं। तो ये भी हमें पता चल गया कि आयनिक यौगिक जब ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन जब वो द्रव अवस्था में या जल में विलय होते हैं तो वे विद्युत धारा का संवहन करते हैं, वो विद्युत धारा के चालक होते हैं। तो ये प्रश्न देखिए, मैं आपको फिर बताऊं, ये कई तरीकों से आ सकता है। आयनिक यौगिक गुणधर्म आ सकते हैं, तो आप ये 4 गुणधर्म लिख लेना। अब यहां सहसंयोजी यौगिकों के भी गुणधर्म आ सकते हैं, तो आपको सहसंयोजी यौगिकों के गुणधर्म मैं नहीं बता रहा, आप खुद बनाएंगे। जैसे लिख सकते हैं भौतिक प्रकृति कि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो द्रव और गैस रूप में पाए जाते हैं। क्यों भाई, ठोस क्यों नहीं होते सहसंयोजी यौगिक? क्योंकि उनके बीच दुर्बल बंध होते हैं परमाणुओं के बीच। उस दुर्बल या कमजोर बंध के कारण वे ठोस अवस्था में नहीं मिलते, द्रव और गैस रूप में मिलते। गलनांक क्वथनांक, सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्यों होते हैं कम? वही बात कि सहसंयोजी यौगिकों में परमाणुओं के मध्य दुर्बल सहसंयोजी बंध होता है जो आसानी से टूट जाता है। घुलनशीलता, सहसंयोजी यौगिक उल्टे हैं, वो पानी में नहीं घुलते, बल्कि वो कार्बनिक विलायक, केरोसिन, पेट्रोल आदि में घुल जाते हैं। पानी में क्यों नहीं घुलते? क्योंकि उनमें आयन नहीं होते। पानी में घुलने के लिए आयनों का होना चाहिए, जरूरी है। विद्युत चालकता, वो विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं विद्युत के कुचालक? क्योंकि उनमें आयन्स नहीं होते। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए धन और ऋण आयनों का होना बहुत जरूरी है। तो आपसे यहाँ सहसंयोजी यौगिकों के गुण पूछे जा सकते हैं, जो आप आयनिक यौगिकों के आधार पर बना लीजिएगा। आयनिक और सहसंयोजी यौगिकों में अंतर भी आ सकता है।
तो यही गुणों को आप एक दूसरे के विपरीत लिख देना तो अंतर बन जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और अक्सर आता है, NaCl नमक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन गलित या द्रव या विलेय अवस्था में विद्युत का चालन करता है, क्यों? तो ये चौथे पॉइंट से आप बता सकते हैं कि जो ठोस नमक या NaCl है उसमें आयंस एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं, उनके बीच में गति नहीं होती, इसलिए उनमें विद्युत धारा नहीं बहती। लेकिन जब उन्हें हम पिघला देते हैं या उन्हें पानी में घोल देते हैं तो आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, उनके बीच गति होने लगती है और वे विद्युत का चालक हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप कई प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चलिए हम अगले। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।